हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे कि मैंने आपको कहा था दोपहर में कि आज हम ये ऑफिशियल की जो है शेयर करेंगे, तो आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है देख ली हो, तो हम फटाफट से देख लेते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है तो देख लेते हैं क्या रहा जो है की के अंदर, और कितने हमारे क्वेश्चंस हम जो प्रैक्टिस करते रहे उनसे मैच करते हैं। तो यहाँ ये वाली बात हमें नहीं देखनी कि हाँ अच्छा हमने इतना प्रैक्टिस किया था और वो मिले नहीं मिले, मैंने इतना कराया था, हुआ कि नहीं हुआ। बेसिक चीज़ है कि हमको कितना जो है क्वेश्चंस जो है हमें मिले, जो हमने इनपुट डाला इतने दिनों तक, वो इनपुट से आउटपुट हमें कितना मिला। और दूसरा ये है कि अगर जहाँ तक ये बात प्रिडिक्ट करने की है कि क्या इसकी कट ऑफ रह जाएगी क्या नहीं रहेगी, तो कुछ 20, 25, 100, 50 या 150, 200 लोगों के मुझे लगता है ऐसे कि जो मतलब कैंडिडेट्स रहे हों उनके ओपिनियन से हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इतना जो है इसका आउटपुट रहेगा। मुझे मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हो उनका सटीक बैठता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रडिक्टेबल है हर चीज़। वो दिखाई देगी जब हमें एक्चुअल में रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो हम शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट। तो ये चीज़ में करेक्ट है इनकरेक्ट है, ओनली इन सम कंडीशन है, बोथ हैव सम कंडीशन। तो इसका जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है, कह रहे हैं रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट। हमें अच्छे से पता है जब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 क्या कहता है और आर्टिकल 226 क्या कहता है। आर्टिकल 22 जो हमारा 6 है वो वाइडर है, और आर्टिकल 32 है जो वो नैरोअर है एज कम्पेयर टू 226। ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि आर्टिकल 32 में तो हमको पता है कि हम रिट लेके जा सकते हैं, तो रिट किन पर्पज़ से है, फंडामेंटल राइट्स जब होंगे इन्फ्रिंजमेंट तभी जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 में जब रिट लेके जा रहे हैं तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि और भी पर्पसेस के लिए लेके जाए जा सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट के पास जो रिट का प्रोविजंस है आर्टिकल 226 है वो वाइडर है, और सुप्रीम कोर्ट के जो है वो नैरोअर है। तो इसीलिए रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट, ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है। द टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज टू इंडिकेट। तो 38 के अंदर हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर जस्टिस का क्या मतलब है, हमें पता है कि सोशल पॉलिटिकल नहीं, हमारे प्रियम्बल में भी बात कही गई है। सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारे प्रियम्बल में भी बात हुई है। तो हर तरीके के, तीनों तरीके के इसमें जस्टिस की बात हुई है। तो मैंने सुना था ऐसा कि बहुत टफ क्वेश्चन पर आया मुझे, देखो मेरे को नहीं लग रहा है, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर कैसा है, मुझे नहीं लग रहा है वास्तव में कि बहुत टफ आया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ये बात हमारे प्रेम्बल में भी है। ठीक है। और ये वाला पहला क्वेश्चन भी बहुत बेसिक ही है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी लॉ मेड बाय द स्टेट विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट थर्ड शैल बी। अब हमें अच्छे से पता है जो पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है। तो अगर कोई लॉ बनता है, कोई स्टेट बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को लेता है या अब्रिज करता है उन राइट्स को जो कि पार्ट थर्ड में आते हैं, तो क्या होगा, तो वॉइडेबल होंगे एट द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन, वॉइड होंगे। हमें अच्छे से पता है कोई भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हुआ कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन, जहाँ जिस हद तक फंडामेंटल राइट्स को जो है कंट्रावेंट करेंगे वो लॉ, वो उस हद तक जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे जो लॉ बनेंगे उस हद तक कैसे हो जाएंगे, वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। अपनी इच्छा से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की जो आज़ादी है वो कौन सा अधिकार देता है, तो ये जो अधिकार है ये जीने का अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से चाहे जीना चाहे जी सकते हैं। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 हमें ये कहता है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो उसमें से फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है, टू कीप सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस ये नहीं है। उससे क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से कैसे आ जाएगा, टू डिफेंड द नेशन है, ये सबको पता है जब भी बुलाया जाएगा आना पड़ेगा। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी है, तो इंटरनेशनल पीस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में क्या बात सही है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट, तो गलत है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमको पता है। ठीक है, नो सच राइट इन एग्जिस्टेंस, ऐसा तो है नहीं, ये तो है फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें अच्छे से पता है। पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अभी फंडामेंटल राइट जो हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ आया है। आगे देखते हैं,
Constitution of India, parliamentary privileges of the House of Parliament and of the members and committees thereof include। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तौर पे जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है या कमिटीज़ हैं उनके अंदर क्या क्या उन्हें क्या क्या प्रिविलेज दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, हाँ जो भी पार्लियामेंट में बहस के दौरान कहा जाएगा बोला जाएगा उसको प्रिविलेज दी गई है। इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय मेंबर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कमेटी, कुछ भी कहा जाए कुछ भी बोला जाए तो ये थोड़ी है फिर उसको जो है जेल में डाल दे जाएंगे, कोई कुछ भी प्रोसीडिंग्स नहीं होती। इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी रिपोर्ट पेपर वोट्स और प्रोसीडिंग्स। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी पेपर है, कोई भी प्रोसीडिंग्स है, कोई भी वोट है, उसको अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के पार्लियामेंट की परमिशन से जो है तब पब्लिश किया जाता है तो फिर वो इम्यूनिटी मिलती है उसकी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर जो है कुछ ऐसा चीज़ है जो कि एक्चुअल में ट्रुथ था वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के दौरान हुआ और व्यक्ति ने अगर पब्लिश कर दिया तो जो है उसको पनिश किया जाएगा। पनिश तब किया जाएगा जब वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आता था कि मतलब वो नहीं चाहता कि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन मिले और बाहर का कोई व्यक्ति जो है इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देता है विदाउट द अथॉरिटी विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट तो फिर उसको पनिशमेंट मिलता है। और ऐसे केस लॉ भी बहुत है हमारे पास, लेकिन अगर जो परमिशन से हो रहा है और तो फिर उस केस में जो होगा वो इम्यूनिटी है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसके अंदर सही आ जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। According to Article 254 of the Constitution of India, such portion of the state law as are repugnant to the central law in the concurrent sphere becomes invalid. The test of repugnancy was summarized in। देखो ये क्वेश्चन मैंने जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें भी रिपग्नेंसी वाला लॉ के बारे में बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि ये चीज़ किस में बताई गई थी कि टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी को कहाँ पे समराइज किया गया था। तो इसमें है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया गया था। Under which schedule of Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? इसमें कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस स्केड्यूल में अगर कोई भी ट्रांसफ़र होगा ट्राइबल लैंड का प्राइवेट पार्टीज़ को माइनिंग के लिए वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे 5th स्केड्यूल में कही गई है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट्स ऑफ फॉलोइंग नेचर। तो हमारी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनमें से कहाँ पर जो है वो अप्लाई करती है या कहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखती है, किन सूट्स में। तो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, हाँ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर द साइड एंड अदर साइड, मतलब एक साइड स्टेट हो गए दूसरी साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई या एक से ज़्यादा स्टेट हो गए या 2 स्टेट्स के बीच में, तो ये इसका करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज। और ये चीज़ भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दी है कॉन्स्टिट्यूशन वाले, तो अगर आप लोग नहीं देखते तो प्लीज़ देखिए क्या करिएगा, वो इंपॉर्टेंट ही है। मैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर के काफ़ी सारे स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद तब बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा कि क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। वे द डिक्रीज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट assessed to the payment of revenue to government, the partition of the state shall be। कह रहे हैं कि जब ऐसी डिक्री आती है जो कि किसके लिए है, पार्टीशन के लिए है, कौन सी स्टेट के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, जो कि अनडिवाइडेड है, वो असेस्ड होती है पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। तो पार्टीशन जो होगा वो कैसे होगा, कलेक्टर करेगा, कोर्ट करेगा जो डिक्री पास कर रहा है, या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर रहा है, या इशूइंग कमीशन होगा कंप्राइजिंग ऑफ एन एडवोकेट, तो मेड बाय कलेक्टर इसका सही उत्तर होगा। A files against B one suit on 6 January 2020 and on the same grounds asking for same relief another on 18th February 2020. Suit filed in February is decided by the court of competent jurisdiction on merits. Before the suit filed in January could be decided. Examine the validity of statement that suit filed on 6 January 2020 is valid and res judicata will apply on the suit filed in February as it was filed later. अब कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, एक ऐसा सूट है जो सूट फाइल हुआ था 6 जनवरी को, ठीक है, उसी ग्राउंड पे जिन ग्राउंड पे जो है सेम बात फाइल हुई थी 18 फरवरी को। अब जो सूट फरवरी में डिसाइड हुआ था, मतलब जो सूट जो फरवरी में फाइल हुआ था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही जो फाइल किया था वो जनवरी से वाले से पहले जो है उसने डिसाइड कर दिया। अब ये बताओ कि जो 6 जनवरी वाला है वो वैलिड है
या फिर नहीं। कह रहे हैं, इन्होंने पूछा है, इन्होंने जो बात पूछी है कहा है कि एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट दैट सूट फाइल्ड ऑन 6 जनवरी 2020 इज वैलिड एंड रेस जुडिकाटा विल अप्लाई ऑन द सूट फाइल्ड इन फरवरी एज इट वाज फाइल्ड लेटर। क्योंकि वो बाद में फाइल हुआ था तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल फरवरी में होगा, ऐसा कुछ नहीं डिसाइड होगा पहले वाले पे। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आएगा। ठीक है, फिर आता है सीपीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल है। नो मैन कैन बी अरेस्टेड और डिटेन इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री एक्सेप्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। अब ये देखो पहला ही क्वेश्चन जो है वाला ये ऑप्शन वो सही है। और मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मैं कोई आपका प्रचार नहीं कर रही अपनी वीडियोस का, ये सच बता रही हूँ आपको। मैंने सीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया था कि कोई भी कोर्ट जो होगी, वो कोई भी जो वुमेन होंगी उनको ना तो अरेस्ट किया जा सकता है ना डिटेन किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ मनी के केस में जब डिक्री आई है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि हमने बोल दिया नो वुमेन कैन बी अरेस्टेड और डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, मतलब कह रहे हैं कि इसमें डिटेन कर सकते हैं, बाकी किसी में डिटेन नहीं कर सकते। जबकि ये बात गलत है। जब डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी आता है तो उस केस में वो एग्जीक्यूशन जो होगा उस पर नहीं होगा, मतलब जो वुमेन है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है ना। फिर आता है, अब आगे देख लेते हैं। फिर भी बैंक ऑफ अकाउंट एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस एनी राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, मैंने आपको वो भी बताए थे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अटैचमेंट में हो सकती हैं। तो बैंक ऑफ अकाउंट जो है वो अटैचमेंट में हो सकता है। ठीक है। फिर आता है, if the sole plaintiff dies after the hearing of suit was concluded the suit shall। तो हमें अच्छे से पता है कि अगर जब प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो सूट जो होता है, अगर मतलब आफ्टर द हियरिंग सूट कंक्लूड हो गई थी, जजमेंट पास नहीं हुआ था, तो उस केस में सूट अबेट नहीं होता, कंटिन्यू रहता है। ठीक है ना, कंटिन्यू एज इट इज, क्योंकि उस वहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नहीं होगा, वो तो अभी जजमेंट ही आनी है ना। तो ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा जैसे कि था। हियरिंग पूरी हो चुकी है। In a suit filed in representative capacity, the suit can be withdrawn, comprised and abandoned etc. by the plaintiff। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में कोई सूट फाइल कर रहा है कोई प्लेंटिव, तो क्या वो उसे विड्रॉ, कंप्रोमाइज या अबेंडन कर सकता है। तो उसमें है विदाउट नोटिस टू ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड, बिना नोटिस दिए या फिर नोटिस देके। तो इसमें ऑप्शन सही वाला है आफ्टर नोटिस टू ऑल पर्सन इंटरेस्टेड। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड वाले पार्टीज हैं उनको नोटिस देने के बाद विड्रॉ, कॉम्प्रोमाइज और अबेंडन किया जा सकता है। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। Every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who in such suit shall be called the next friend। हमें अच्छे से पता है ये क्वेश्चन, हमने देखो जो क्वेश्चन किए थे ना MPPCG में, उसमें कहीं ना कहीं गाय बगाए मतलब इस एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे। मतलब इन्होंने क्या किया है, एकदम जो है सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पुटअप किए बल्कि घुमा के किए हैं। तो ये बात हमें पता है कि माइनर का कौन करता है, नेक्स्ट फ्रेंड करता है। नो टेम्पररी इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 where no perpetual injunction could be granted in view of the provision of section 38 and section 41 of CPC। तो ये बात भी ठीक है, सही है। where it appears to the court to be just and convenient, the court may by order appoint a receiver of any party whether before or after decree। ठीक है, तो सारी चीज़ें सही हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है गलत नहीं है। तो ये देखो डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा है। CPC सूट फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन तो किए हुए हो ना, कई बार करे है ना हमने पहले भी, कि सूट फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी वहीं पे सूट जो है फाइल होता है। व्हाट आर द लिमिटेशन टू फाइल एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ CPC। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बताना आप लोग क्या लिख के आए हो, क्या ऑप्शन लिख के आए हो। ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर कितना लिमिटेशन है, और ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। An application for the withdrawal of suit has been filed along with permission for grant of liberty to file fresh suit. In such an application, court can. An application for withdrawal of suit has been filed along with permission for grant of liberty to file fresh suit. तो such suit can application जो है वो कहाँ जा सकती है, reject or allow the application in toto। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडर ऑर्डर 21 रूल 37 बिफोर पासिंग इन ऑर्डर फॉर द अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर, कोर्ट क्या करेगी,
shall issue show cause notice instead of warrant for the arrest, may issue warrant of arrest if it is shown on affidavit the judgment debtor is about to abscond। अब जो है abscond, ये जो ऑप्शन है इसमें 1 और 2 करेक्ट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, काफ़ी सारे मैंने एग्जाम पेपर देखे हैं, काफ़ी सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और बनाए हुए हैं, बट ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने पहली बार देखा है। तो ये थोड़ा है क्वेश्चन कि भाई आया अजीब सा, क्योंकि मैंने पहले इसको कहीं पे ज़्यादातर देखा नहीं। जितने भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरे पास बने रखे और काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर भी हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन जो है मैंने पहली बार ही देखा है। ठीक है, हो सकता है मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा, बट मैंने ये पहली बार ही देखा है। ठीक है, फिर आता है वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू अपोजिट पार्टी द कोर्ट शैल मेक एन एंडेवर टू फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर अंदर का नोटिस देना होता है? 30 डेज का। जब इंजंक्शन जो है ग्रांट, ये हमने किया भी हुआ है, पहले आए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। वेयर एन इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड, बिना नोटिस दिए अपोजिट पार्टी के इंजंक्शन ग्रांट हुआ, तो कोर्ट क्या करेगी? फाइनली डिस्पोज करने से पहले इंजंक्शन को, तो इतने टाइम तक की एप्लीकेशन जो है वो एंडिवोर करेगी, एंडिवोर बनाएगी डिस्पोज करने 30 डेज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर 21 रूल 90। ये भी मैंने रूल 90 का बहुत मतलब बड़ी अजीब सी बात है। तो कह रहे इट मस्ट रिलेट टू कंडक्ट ऑफ सेल अलोन। तो ए सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कैन बी फाइल्ड बाय वर्च्यू ऑफ। तो ये देखो जो सूट है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में किसके द्वारा ही फाइल किया जा सकता है? कहाँ पे लिखा हुआ है? अंडर ऑर्डर 1 रूल 8। देखो ये देखो क्वेश्चन, देखो मैंने आपको सीपीसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया, ऐसे लिखा कि अंडर ऑर्डर जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है वो कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ऑर्डर 1 रूल 8 आया ना क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन ही है, मैंने आपको दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, मैंने डायरेक्ट ही आप लोग को दिया है, इसमें थोड़ा सा कह दिया कैन बी फाइल्ड बाय वर्च्यू ऑफ, बस इतनी बात ऐड करी है, और वो क्वेश्चन है मेरा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए। Whether the suit is abated or dismissed under order 22 of CPC on the same cause of action। ये भी दिया हुआ है कि जब एक 22 में CPC में अगर हम सेम कोज ऑफ एक्शन में किसी सूट को अबेट करते हैं, डिसमिस करते हैं, तो उस पर कोई भी फ्रेश सूट हम नहीं ला सकते हैं, ये भी हमने किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? According to Section 9 of CPC, the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature, excepting suit of which their cognizance is expressly barred। तो भाई इसको पढ़ने का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं, हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ CPC, द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सपेक्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज नेदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो एक्सप्रेसली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड, तो इसमें कह रहे हैं दोनों की बात हो रखी है। ठीक है, फिर आ रहे हैं टीपी में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ लीज। तो इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ लीज किस में आ जाता है? एक्सेप्टेंस ऑफ ए न्यू लीज टेकिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लीज। वेरी ट्रू, इससे ईजी हो गया ये कि भाई अगर वो पहली लीज चल रही थी तो उसने होल्डिंग ओवर कर लिया, अगर व्यक्ति ने उसको अभी लेके बैठा हुआ है वो उसने, तो फिर क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर किसने जो हमारा जो व्यक्ति है लीज लेजर जो है उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, तो फिर वो न्यू लीज हो जाएगी। अबेंडमेंट ऑफ पोजेशन बाय लेजी यील्ड्स अप हिज इंटरेस्ट अंडर द लीज टू द लेजर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन दैम। तो ये एक्सेप्टेंस वाला हमारे उसमें हमारा जो लीज वाले सेक्शन है उसमें दिया हुआ है किस तरीके से रिन्यू हो सकती है। ठीक है, टीपी में देखते हैं फिर से। द राइट ऑफ ए थर्ड पर्सन फॉर मेंटेनेंस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंडर सेक्शन 39 अगेंस्ट ट्रांसफरी हु इज फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द राइट। तो ये अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, ये सारी तो मैंने बेयर एक्ट पूरा अच्छे से आपको डिटेल में हर बात समझाई हुई है इससे रिलेटेड। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। तो लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, लीज फ्रॉम ए टर्म ऑफ 1 ईयर रिसीविंग, कहने की कंपल्सरी जो है रजिस्ट्रेबल नहीं है, तो ये सारी बातों में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, द कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एब्सोल्यूट एलिनेशन इज नॉट वॉइड व्हेन इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लेजर। तो अगर हम एब्सोल्यूट एलिनेशन के लिए कोई रेस्ट्रेन करते हैं, मतलब कह रहे हैं कि हम जो है एलिनेशन के लिए परमिशन नहीं देते, अगर ये लेजर के बेनिफिट के लिए है तो ये कंडीशन जो होगी वॉइड नहीं होती है। ये भी हमने लीज वाले में पढ़े, तो मतलब लीज के ज़्यादा आए ना। अच्छा, मॉर्गेज के भी हैं, तो देखते हैं।
where without delivering possession of the mortgage property, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgage money and agrees that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be applied in payment of the mortgage money. The transaction is called। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने जब आपको मैंने एग्जाम से आपकी प्रैक्टिस करवाई थी ना, तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग तीन को जो मेरी वीडियोस है वो ज़रूर देख लेना। एक तो ऑर्डर वाली, एक जो हमारा सीआरपीसी के सेक्शन 2 की है कि कौन कौन सी क्या सी उसकी ट्रिक है, और एक मैंने आपको कहा था कि मॉर्गेज वाली जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। मॉर्गेज के बारे में एक तो ट्रिक बताइए कि कौन सा किस क्लोज में है, और इसको मैंने बताया कौन किसके अंदर क्या क्या आता है, कौन सी मॉर्गेज कौन सी है। तो ये सिंपल मॉर्गेज के अंदर आता है। यूसी फ्रिक्शन बेनिफिट के लिए तो कंडीशन कंडीशनल सेल बाद में कंडीशन कर लेंगे, और इंग्लिश में जब हम बताइएगा क्या लिखा था हमने, क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर आता है What is not a condition precedent for the creation of an interest in favor of unborn person? तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो कह रहे हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है जब हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है अनबोर्न पर्सन के फेवर में। तो कह रहे हैं प्रायर इंटरेस्ट शुड बी फॉर लाइफ। तो ये चीज़ जो है वो जो है कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं हो सकती। प्रायर इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिट इन द सेम ट्रांसफर, ये तो बात सही है, अलग अलग ट्रांसफर में नहीं। होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी शुड बी गिवन टू अनबोर्न, सारा इंटरेस्ट दे देना। अलग अलग हमने किसी और के लिए भी कर दिया तो फिर उसको नहीं, अनबोर्न पर्सन को नहीं जाएगा। प्रायर इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिट बिफोर ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन, ठीक है। तो ये हमने सब वही टीपी एक्ट मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें एक एक चीज़ डिटेल में ऑलरेडी बताई थी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि द ईजमेंट, तो ईजमेंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता डोमिनेंट हेरिटेज के से अलावा। अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज जो ईजमेंट है उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द अग्रीमेंट विल बी, देखो ये तो ईजी है ना, वॉइड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, एक गुरु स्पिरिचुअल एडवाइजर इंड्यूस द चेला टू गिफ्ट हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट टू सोल इन द नेक्स्ट वॉइड। तो हमें पता है ये क्या है, ये वॉइडेबल है क्योंकि उसकी जो कंसेंट ली गई है फ्री नहीं है, और जब फ्री कंसेंट नहीं होती तो गिफ्ट जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ नॉट बीन टेकन फ्रीली, ठीक है। तो ये पता है हमें फ्रॉड के थ्रू लिया है या मिसरिप्रेजेंटेशन करके लिया है, तो ये जो होगा वॉइडेबल होगा। Finder of a lost thing which is commonly the subject of sale may sell it when lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to। फाइंडर ऑफ ए लॉस्ट थिंग विच इज़ कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल, मतलब ऐसी चीज़ जो है वो लेनी जो कि कॉमनली क्या है सब्जेक्ट ऑफ सेल होती है। मे सेल इट व्हेन लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इंस्पेक्टर थिंग फाइंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ चुका है और ये हम कर भी चुके हैं प्रीवियस ईयर में। फिर आता है ए हायर से कैरेज ऑफ बी, देखो ये तो बिल्कुल हमने ये कई बार किया है क्वेश्चन। ए हायर से कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड देन व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो हमें पता है कि बी रिस्पॉन्सिबल होगा भले ही उसको पता नहीं था। एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर, हमें पता है तो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। अब आप बोलो भाई देखो मैंने 37 क्वेश्चन देखे हैं, मुझे क्वेश्चन का जो पेपर का जो लेवल है वो इतना हार्ड नहीं लग रहा है क्योंकि आपने मेरे साथ अगर सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं तो उसमें गाहें बगाहें इधर उधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आगे देखो, इफ़ ए प्रोमिसी एक्सेप्ट द एंटिसिपेटरी ब्रीच बाय प्रोमिसर देन, अगर भाई कुछ क्वेश्चन तो हैं नो डाउट, कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने प्रीवियस ईयर के किए हैं जो हमारे लिए नए हैं। 3-4 क्वेश्चन तो अभी तक आए, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन आया ये नहीं हमने किया हुआ था, तो है ऐसे क्वेश्चंस भी। अब ये तो नहीं है कि पूरे ही पहले पहले सारे के पेपर उठा के दे देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, हम कुछ तो अपनी तरफ से पढ़ के गए होंगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर ऐसा नहीं था कि भाई बहुत टफ आया हो। वैसे आगे भी देखती हूँ, हो सकता है मेरा परसेप्शन चेंज हो जाए, भाई पिक्चर देख के हो, ट्रेलर देख के मैं पिक्चर का मतलब पता लगा रही हूँ कि हाँ भाई ये पिक्चर होएगी, तो आगे भी देख लेते हैं। इफ़ ए प्रोमिसी एक्सेप्ट द एंटिसिपेटरी ब्रीच बाय प्रोमिसर देन, अगर प्रोमिसी क्या करता है एंटिसिपेटरी ब्रीच जो प्रोमिसर ने किया उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो द प्रोमिसी नीड नॉट परफॉर्म इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम प्रोमिसरी विदाउट वेटिंग टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। फिर आता है ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct, very easy है। जब वो कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा या फिर तुम्हें बचाऊंगा या फिर मतलब किसी और के बचाऊंगा कोई और लॉस से, तो वो इंडेमिनिटी होता है, ठीक है। तो इंडेमिनिटी की डेफिनेशन और इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आगे देखो, ए प्रोमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी अप टू December 31 इन एक्सेप्ट्स एन एडवांस ऑफ 1000। ये भी हमने किया हुआ है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, वहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल था। आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज हैंड्स आर चॉप्ड ऑफ इन एन एक्सीडेंट ऑन December 25। बी इज एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ ₹1000 फ्रॉम ए अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। बस उन्होंने सेक्शन पूछा, तो सेक्शन है 65 के अंदर जो होगा वो रिफंडेबल होगा। When due to fraud played by the parties, a contract in writing does not express its real intention, then appropriate remedy would be a suit for, हमें अच्छे से पता है, rectification of instrument होता है। जब due to fraud played by the parties, a contract in writing does not express its real intention, तो फिर क्या होता है, वो appropriate real intention ही पता चल रहा है तो rectification होगा instrument में। A specific performance of a contract cannot be enforced in favor of a person who has obtained substituted performance of contract under section 20। तो एक व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता एक व्यक्ति के पर्सन के फेवर में जिसने सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 जो है वो अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, तो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन 30 लेज डाउन द क्वेश्चन लगाते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 30 lays down that the court on judging the rescission of a contract may require the party to whom such relief is granted। तो कह रहे हैं कि सेक्शन 30 के अंदर कोर्ट जो करती है मतलब जब एज जजिंग करती है तो किसका, रिजेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो पार्टी को कह सकते हैं कि जिनको कि रिलीफ ग्रांट करना है, क्या, टू रिस्टोर सो फॉर एज मे बी एनी बेनिफिट विच ही हैव रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पार्टी, उसको रिस्टोर करने के लिए बोल सकते हैं, कंपेंसेशन के लिए बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बोथ ए एंड बी है। ठीक है, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है। फिर ए वाइल गोइंग अब्रॉड लीव्स हिज फर्नीचर अंडर द केयर ऑफ हिज फ्रेंड बी प्लेजेस द फर्नीचर टू सी इन ए सूट फाइल्ड बाय ए अंडर सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सी को कंपेल किया जाएगा कि भाई जो फर्नीचर है उसको जो है वो डिलीवर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट Which of the following infrastructure project is not mentioned in the schedule to specific relief act? तो इसमें कह रहे 5-star hotel located outside the city with population more than 1 million, 3-star hotel located outside the city with population of more than 1 million, या 5-star hotel located within the city with population of more than 1 million। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नहीं आता है। ये भी एक नया क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो झूठा है, गलत है। An injunction cannot be granted to prevent the breach of a contract, the performance of which would be specifically enforced। तो जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है उसके लिए इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी ए न्यूसेंस। एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट ए कंटेनिंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिव इज एक्विजिट टू नन ऑफ दिस। इन सब ठीक है, सब सही कल इसमें अंदर है। Negotiations for settlement taking place between a claimant and a person against whom claim is made। तो अगर नेगोशिएशन हो रही है सेटलमेंट के लिए एक क्लेमेंट के बीच में और एक पर्सन मतलब जो आगे दूसरी पार्टी है उसके, तो क्या कहते हैं, वो डिबार नहीं करता डिफेंडेंट को फ्रॉम प्लीडिंग स्टेट्यूट ऑफ लिमिटेशन एवन दो द नेगोशिएशंस हैव लेड टू डिले इन ब्रिंगिंग द एक्शन बाय क्लेमेंट। तो ठीक है, एसआरए और लिमिटेशन के थोड़े टेक्निकल आए हैं भाई। ठीक है, बाकी तो इजी थे लेकिन एसआरए और लिमिटेशन के लग रहे हैं मेरे को। Under section 21, a suit is deemed to have been instituted in a case of a new plaintiff impleaded added। तो सेक्शन 21 में जब सूट जो होता है वो इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उस केस में प्लेंटिव जो इम्प्लीडेड ऐड होगा, कब से ऐड होगा, ऑन द डे ऑन विच द न्यू प्लेंटिव इज इम्प्लीडेड। इजी क्वेश्चन है, देखो ये। द जुरिसडिक्शन टू ग्रांट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 14 तो गिवन एक्सक्लूसिवली, तो किसको दिया गया है, कोर्ट फॉर फर्स्ट इंस्टेंस। ये भी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये भी कोई टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ए सूट बाय द प्लेंटिव द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट हैज टेकन द ऑब्जेक्शन ऑफ नॉन impediment of necessary party. Despite such objection, the plaintiff continued the suit and the suit finally was decreed. At the first appellate stage, the plaintiff withdrew the suit with liberty to file a fresh one on the same cause of action and subsequently filed a fresh suit. The period spent by the plaintiff in the earlier suit under section 14 of limitation act is, तो देखो सेक्शन 14 के जो है 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो नॉट लाइबल आएगा, टू बी एक्सक्लूडेड एज द प्लेंटिफ कैन नॉट बी सेट टू द प्रोसिक्यूटिंग द अर्लियर सूट विद ड्यू डिलीजेंस एंड गुड फेथ। 14 को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपने किए होंगे।
MP Accommodation Control Act, if a tenant makes deposits or payment as proved by section 13, subsection 1 or 2, no decree or order shall be made by the court for the recovery of possession of accommodation on the ground of। देखो अब मैंने आपको बार बार कहा था सेक्शन 12 को बहुत ध्यान से कर लेना, बहुत ध्यान से कर लेना, हर सब सेक्शन को और क्लोज को कर लेना। आ गया ना पहला क्वेश्चन ही इस चीज़ का, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, किया हुआ क्वेश्चन। आगे चलिए, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से ही है, वेयर लैंडलॉर्ड हैज़ एक्वायर्ड एनी अकोमोडेशन बाय ट्रांसफर नो सूट फॉर एविक्शन। देखो ये क्वेश्चन भी किया है कि कब तक मेंटेनेबल नहीं होगा, बार बार आ रहा था ये क्वेश्चन EF वाला, तो हम पढ़ रहे थे कि 1 साल तक जो होगा वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैरिड डॉटर इज फैमिली मेंबर, हमें पता नहीं है, बार बार किया था ये। सब लीज इज नॉट इंक्लूडेड इन लीज, ये गलत है, इंक्लूडेड है। एनी लैंड कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एनी लैंड विच इज़ नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज कवर्ड अंडर अकोमोडेशन, तो कोई भी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज नहीं की गई है, उसको अकोमोडेशन में जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना, वो अकोमोडेशन जो है, कोई भी लैंड जो है जो एग्रीकल्चर के लिए पर्पस के लिए यूज होती है उसको अकोमोडेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। गार्डन इज नॉट अकोमोडेशन, तो ये तो बात गलत है, गार्डन तो अकोमोडेशन में आता है। ठीक है, तो ये भी हमने इनडायरेक्ट किया हुआ है, कई सारे पेपर अगर सोल्व किए होंगे तो उनमें आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो कह रहे हैं कि नोट, इसमें आंसर देख लेते हैं सीधा। सब्जेक्ट टू एनीथिंग कंट्ररी कंटेन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, नो सूट शैल बी फाइल्ड इन एनी सिविल कोड अगेंस्ट फॉर इज एविक्शन फ्रॉम एकोमोडेशन एक्सेप्ट ऑन वन और मोर ग्राउंड्स मेंशन इधर इन सेक्शन। तो ये देखो वो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो लगा होगा आपको, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, हर चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, तो कहाँ अप्लाई नहीं होता है। प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो इस पे एप्लीकेबल होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूज एक्सक्लूसिव फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस में एप्लीकेबल नहीं होता। प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, तो ये भी हमने किया था, एक बार क्वेश्चन आया था कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट पे होता है कि नहीं होता, तो नहीं होता, तो ये हम कर चुके हैं पहले भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूडेड, तो कहाँ पर एक्सक्लूडेड नहीं है। एजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ पोजेशन ऑफ एन एक्यूपेंसी टेनेंट, एनी क्लेम टू मॉडिफाई एनी एंट्री इन निस्तार पत्रक और पार्टीशन ऑफ होल्डिंग, तो इसके अंदर जो है वो जुरिसडिक्शन सिविल कोड एक्सक्लूडेड नहीं है, बाकी सब में एक्सक्लूडेड है। तो ये क्वेश्चन नया आया है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू ऑफिसर इनमें से कौन नहीं है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर। वेयर ए पार्टीशन प्रोसीडिंग इज फाइल्ड बिफोर तहसीलदार एंड ए क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रेज्ड इन इट, तहसीलदार जो होगा वो क्या करेगा, स्टे कर देगा प्रोसीडिंग फॉर 3 months टू फैसिलिटेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ टाइटल। भूस्वामी में ट्रांसफर इन इंटरेस्ट इन इज लैंड बाय वे ऑफ लीज इवन इफ द पीरियड ऑफ लीज डज नॉट एक्सीड 5 years अ टाइम, ये कर चुके हैं हम। ए विडो हु इज नॉट ऑक्यूपेंसी टेनेंट, तो वो क्या कर सकती हैं, सब लीज कर सकती हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो ये क्वेश्चन भी करे हुए हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट पे आते हैं। एज पर द फैक्ट इज सेट नॉट प्रूव्ड देन, तो इसका हमें से पता है ना तो वो प्रूव होगा ना वो डिसप्रूव होगा, ये कर चुके हैं। सेक्शन 27 का एक्सेप्शन जो है वो इन रूल, तो सेक्शन 27 जो है वो एक एक्सेप्शन है टू द रूल्स इनेक्टेड, कौन सा 24, 25, 26 के अंदर किए हुए। बेस्ट एविडेंस रूल कौन से सेक्शन में है, ये सबको पता होना चाहिए, 91 में है। विटनेस जो बोल नहीं सकता, हमें अच्छे से पता है, ये समझ में आ गया, तो वो उसका जो एविडेंस होगा वो ओरल एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। विच सेक्शन मेक्स एनीथिंग डन said or written to an accused by conspiracy relevant as against conspirators in reference to their common intention, सेक्शन 10 की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रूव्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, तो हमें अच्छे से पता है, ये हम पहले कर चुके हैं। FIR को प्रूव किया जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन टू पुलिस रिकॉर्डेड, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ऑल ऑफ दीज को हम प्रूव कर सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हमें पता है सेक्शन 74 में, जब मैंने आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट वाली क्लास कराई थी तभी कह दिया था कि इस तरह ये सेक्शन पूछ लिया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहाँ है। ठीक है, फिर आता है जनरल रूल इज दैट द ओपिनियन और बिलीफ ऑफ ए विटनेस इज इररिलेवेंट, सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन लेड डाउन इन इंडियन एविडेंस एक्ट, द सेक्शंस कंटेनिंग दीज एक्सेप्शंस आर
सेक्शन 45 to 51। देखो ऐसा हो सकता है कि मतलब जो हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे, 10-12 पेपर सोल्व किए थे, उनमें से कुछ नहीं लगे हो, लेकिन अगर आप लोगों ने रेगुलर लगाई होंगी मेरी क्लासेस, चाहे कोई भी जिन जिन एक्ट्स को मैंने कंप्लीट कराया है, तो उसमें मैंने आपको क्लास लेते लेते भी बताया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब हमने जो सब किया और वो सब आ गया है, और सच में थोड़ा बहुत मतलब जैसा एमपी जुडिशरी का एग्ज़ाम आता है उससे प्रीवियस ईयर जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उनसे थोड़ा इनडायरेक्ट आया है पेपर का पैटर्न, क्योंकि हमेशा डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेते थे, इनडायरेक्ट आया है। और एक जो चीज़ हम एक तरीके से सॉल्व करते हैं उनको तीन तीन चार चार ऑप्शंस के अंदर इन लोगों ने वो मतलब तीन तीन चार चार क्वेश्चंस को एक ऑप्शन में डाला है, मतलब एक क्वेश्चन में डाला है। तो थोड़ा टेक्निकल तो है, थोड़ा लेवल तो इंक्रीज़ हुआ है भाई पहले से, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ चीज़ों को, शुरू में नहीं लग रहा था बट अभी लग रहा है। तो मतलब हाँ, टफ तो रहा होगा आप लोग के लिए, क्योंकि वहाँ जब बैठ के एग्ज़ाम देते हैं तो नो डाउट तो उस वक्त तो समझ में ही नहीं आता कि हो क्या गया हमारे साथ, है ना। नेक्स्ट चलते हैं फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है। डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ ए सॉवरेन अथॉरिटी होते हैं, ऑफिशियल बॉडी होते हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक्ट ऑफ एम्प्लॉय और एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, अब बस इसे फटाफट देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है, प्ली ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल shall be available even if an officer of the government acts outside the scope of his authority। तो ये वाली बात है कि अगर मतलब प्ली ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल होगा वो तब भी अवेलेबल होगा, ये बात जो है वो करेक्ट जो है वो नहीं है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पता होगा ना आपको कौन से सेक्शन में है, ये बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और वो कॉरोबोरेटिव एविडेंस। अब इसमें देखो पहले एक क्वेश्चन आता था कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन से सेक्शन में, अब पूछा है कौन सा एविडेंस है, तो कॉरोबोरेटिव एविडेंस है। नेक्स्ट है, द कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इज ओनली रेलिवेंट अगेंस्ट हिम विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो मतलब कन्फेशन होगा वो रेलिवेंट होगा उसके अगेंस्ट कौन सा सेक्शन जो है उस इस जो है बात का एक्सेप्शन है। तो 30। ए रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो है वो कैन नॉट बी मेड सोरली ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस द सेम इज कोरोबोरेटेड। तो ये अगर आपने क्लास लगाई होंगी ना इंडियन एविडेंस एक्ट की तभी सॉल्व कर पाए होंगे, वास्तव में ये थोड़ा टफ आया है पार्ट। नेसेसिटी रूल एज टू एडमाइजिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेन्ड इन। तो नेसेसिटी रूल जो है वो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का जो है वो सेक्शन 32 के अंदर है, क्योंकि इन जो हमने नेसेसिटी रूल, अब कोई मतलब ऑप्शन नहीं बचा, ज़रूरत ही और कहीं से गवाही आ नहीं सकती, तो इसलिए वो नेसेसिटी रूल जो है सेक्शन 32 कहता है। In a murder case, before identification of the culprit, B wrote a letter of confession to police officer. At the time of writing the letter, there was no suspicion cast on B. Choose the most appropriate answer from the following choices. Is it inadmissible at his word made to police officer? बिल्कुल ठीक है, पुलिस ऑफिसर को अगर कोई कन्फेशन हुआ है तो वो इनएडमिसिबल रहता है। प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल। देखो ये मैंने आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था कि तो ही ये चीज़ ऐसी हैं जिनके लिए प्रिपरेशन को पनिशेबल कहा गया है। एक तो डेकोइटी होती है, एक वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया होती है। तो ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट 4। ए मैन हु रेगुलरली विजिट्स द इंस्टाग्राम पेज ऑफ ए बिकनी मॉडल वुमेन सेलिब्रिटी एंड ऑल्सो फॉलोज द कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। तो ये कोई ऑफेंस नहीं होता किसी को इंस्टाग्राम पे इस तरह का फॉलो करना, ठीक है, तो ये ऑफेंस नहीं है। अब देखो स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ऑब्स्किनिटी, इन सब के अलग अलग क्वेश्चंस आते थे, बट अभी इन्होंने एक क्वेश्चन इस तरीके से लग रखा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई भी फॉल्स नहीं, तो देखो फिर तो पढ़ने पड़ेंगे क्या कह रहे हैं सारे। तो पेशेंसली जरा सुनिएगा। थेफ्ट इज रोबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft to the offender for that and voluntarily causes or attempts to cause any death, person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or instant wrongful restraint। तो robbery, theft robbery बन गई, ठीक है। एक्सटोर्शन भी robbery बनती है, सबको पता है। at the time of committing the extortion is in the presence of person put in fear, ठीक है। Property the possession whereof has been transferred by theft or by extortion or by robbery, any property which has been criminally
misappropriated or in respect of which criminal breach trust has been committed is designated as stolen property। तो इसमें से कौन सा फॉल्स है? कोई भी फॉल्स नहीं, सब ठीक है। रोबरी की बात करते हैं। A was beaten by B in this act, A shoulder was dislocated but he is liable for, बताया था मैंने आपको, grievous से हटाइए। A finds a ring belonging to B on a table in the house which B occupies, तो भाई जहाँ ऑक्यूपाई उसने किया वहाँ A को रिंग मिल जाती है। बी की जो बी ऑक्यूपाई करता है वहाँ पे ए को रिंग मिलती है जो कि बिलो बी की ही है। हेयर द रिंग इन पोजेशन ऑफ बी एंड इन गुड फेथ बिलीविंग दैट इट बिलोंग्स टू हिम टेक्स इट, तो सोचता है मेरी है। उसने क्या किया? उसने कोई ऑफेंस नहीं, क्योंकि गुड फेथ में उसने सोचा था ये मेरी है। तो ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया है। A residing in Calcutta is agent for Z residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall be invested by A according to Z's direction. Z remits a lakh of rupees to A with direction to A to invest the same in company's paper. A in good faith believing that it will be more for Z's advantage to hold shares in the Bank of Bengal, disobeys Z's directions and buys shares in the Bank of Bengal for Z. Instead of buying company's papers, Z suffers loss. A is liable for. उसने कोई ऑफेंस नहीं किया भैया, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ा? उसने क्या किया इसमें? Where the accused caught hold of a girl. नेक्स्ट क्वेश्चन है द accused caught hold of a girl, grabbed her by force. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है, अटेम्प्ट है ये, ठीक है। ए शॉपकीपर टू प्रोटेक्ट हिज ओन मनी सेज टू बी who manages his business sell nothing to Z unless he pays you ready money for I have no good opinion of his honesty। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये देखो ये डिफेमेशन की एक्सेप्शन में आता है और आपको मैंने बताया था डिफेमेशन की एक्सेप्शन कितनी है। एक शॉपकीपर कहता है प्रोटेक्ट हिज ओन मनी, अपनी मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है बी को, जो उसका बिजनेस मैनेज करता है, कि भाई जी का कुछ भेजना मत जब तक वो तुम्हें पैसे नहीं दे, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑनेस्टी की मुझे उसकी कोई मैं इरादा नहीं लगता। तो वो डिफेमेशन नहीं, क्योंकि वो गुड फेथ में और अपने बेनिफिट के लिए बात कर रहा है वो। A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. What offense A has committed? Wrongful confinement or criminal intimidation. In which case, offense under section 377 was held to be partially unconstitutional. तो ये आपको बताया हुआ है मैंने क्वेश्चन, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मैंने आपको जो है के लैंडमार्क केस की मैंने आपको वीडियो भी बना के बताई है। A man who monitors the use by a woman of internet, email or any form of electronic communication commits the offense of। और ये मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे याद करना है। देखो आया ना क्वेश्चन, स्टॉकिंग इंटरनेट के यूज़ पे। A and B being joint owners से elephant, A takes the elephant out of B's possession intending to use it. A then sells the elephant and appropriates the whole proceeds। खुद ही रख लेता है सारी प्रॉपर्टी। तो उसने क्या किया? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया। A concerts and agrees with B for poisoning C in order to murder him, for which B agrees to procure the poison but did not procure। A and B तो उन्होंने क्या किया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो करी है उन्होंने, ठीक है। ऑफेंस क्यों नहीं किया है? कॉन्स्पिरेसी तो की। A blacksmith seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to take his tools and open the door of B's house. The dacoits, 10 in number, loot B's money and jewels and kill B's son. A is guilty of which offense? तो उसमें आएगा उसका जो A is a blacksmith is seized by a gang of dacoits, तो उसने सीज कर लिया था, तो उसमें उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उस जनरल एक्सेप्शन में आएगा। A instigates B to burn Z's house. B sets fire to the house at the same time commits theft of property there. Then A is guilty of which offense? अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ अबेटिंग का होगा जो है कि उसने बर्निंग के लिए कहा था, लेकिन थेफ्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। इन ए केस ऑफ वारंट ट्रायल, तो वारंट ट्रायल के केस में हमें अच्छे से पता है ओनली दोज ऑफेंसेज आर इंक्लूडेड विच आर पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है
Under section 156 subsection 3 of CRPC, the power to direct investigation is vested only in, फटाफट बताओ, मजिस्ट्रेट के पास है 56 सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द एक्यूज दो नोट ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, तो कोर्ट क्या करेंगी, कोर्ट में प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग, क्योंकि अनसाउंड माइंड नहीं है, ठीक है, कैन अंडरस्टैंड नहीं करता तो वो प्रोसीडिंग को प्रोसीड कर सकती हैं, मे प्रोसीड। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन रिगार्डिंग क्रिमिनल कोर्ट पावर इन मैटर ऑफ एडिंग एडिशनल एक्यूज इन क्रिमिनल केस इन हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। A commits robbery on B and in doing so voluntarily causes hurt to him. Whether A may be separately charged with offences under section 323, 392 and 394 of IPC। एक robbery करता है बी के साथ और ऐसा करने में उसे वो वॉलंटरी हर्ट भी दे देता है, तो उसको क्या सेपरेटली चार्ज होगा ऑफेंसेस के, हाँ, हर ऑफेंस के लिए उसे सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। Where can an offence otherwise compoundable not be compounded? कह रहे हैं कि वैसे तो कंपाउंडेबल है पर कंपाउंडेड नहीं होगा। व्हेन द एक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन लायबल एदर टू एनहांस पनिशमेंट और टू पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ सच ऑफेंस। तो भैया समझ में मुझे ऐसा आ रहा है कि जिसने बहुत डिटेल में स्टडी करी होगी ना, वही एमपी वाले एग्जाम को जो है अच्छे से करके आया होगा। न्यू चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्ली बार्गेनिंग कहाँ दिया गया है, ऐसे आते थे क्वेश्चन। अब क्या आ रहा है, कौन से अमेंडमेंट में आया था, 2005 में। एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये तो बताया है मैंने आपको। ए मजिस्ट्रेट डिसमिसेस ए कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी होल्डिंग दैट आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज इज नॉट डिस्क्लोज इन कंप्लेंट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इज in correct sense it is not mandatory to describe the identity of the accused in complaint। very true। ठीक है, फिर आता है in a complaint case it is made to appear to magistrate that an investigation by the police is in progress in relation to the same offence which of the following order magistrate may pass under section 210 of CRPC। जब ये पता चलता है कंप्लेंट केस में कि मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी इन्वेस्टिगेशन जो है देखता है कि अभी जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो कंप्लेंट को रिटर्न करते हैं कि रीफाइल्ड हो आफ्टर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, स्टे करते हैं प्रोसीडिंग इंक्वायरी को कैसी कंप्लेंट पर, या रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को बुलाते हैं, या कंप्लेंट को रेफ़र करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बाय पुलिस, रेफर द कंप्लेंट टू CGM। तो इसका सही उत्तर बताया है सेकेंड एंड थर्ड, पर स्टे द प्रोसीडिंग और कॉल ए रिपोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। विक्टिम मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो विक्टिम का क्या मतलब होता है, ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजंस ऑफ एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज, हिज और गार्जियन, हिज और लीगल हायर, ऑल ऑफ दीज। तो विक्टिम इसके अंदर गार्डियन भी, लीगल हायर भी, ठीक है। फिर आता है व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली। तो किन पर्सनस को जॉइंटली ट्राई कर सकते हैं, persons accused of the same offence committed in the course of same transaction, हाँ। persons accused of an offence and persons accused of abatement or attempt to commit such offence। तो abatement और attempt to commit की बात है, तो इनको जो है साथ में जो है ट्रायल जो है वो jointly ट्रायल नहीं कर सकते। फिर ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, jointly ट्रायल कर सकते हैं, इन्हें भी कर सकते हैं। person accused of more than one offence of the same kind and person accused of abatement or attempt to commit such offence, हाँ। persons accused of more than one offence of the same kind within the meaning of section 209 committed by them jointly within the period of 12 months, हाँ। सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं इसके अंदर। विद रिगार्ड टू प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ इसका जो है। एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज पर्सन प्रेजेंस कमिट्स। तो देखो, प्राइवेट पर्सन जो होता है वो एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जो कि उसकी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं। ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टेट द इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोमिसरी नोट। तो ये तो हमने किया है, जो भी कंडीशन लगी है तो इसके अंदर ये प्रोमिसरी नोट में नहीं आ सकता। A court trying an offence under section 138
मे order the drawer of the check to pay interim compensation. Summon case में when prior plead no guilty. Which of the following statement is false? If the person committing an offence under section 138 of Negotiable Instrument Act is a company. तो इस केस में कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये फोर्थ इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, काफ़ी लंबे हैं, आप लोग ने जो किया होगा। तो अब when no rate of interest is specified in the instrument, the interest on the amount due shall be calculated at the rate of, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया भी था 18%। Amendment in Section 148 of Negotiable Instrument Act effective from 1st September 2018 shall have a retrospective effect। तो ये केस भी इम्पोर्टेंट था, सुरेंद्र सिंह देशवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी 2019, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। लो के क्वेश्चन भी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं लो के करने के बाद, जैसे ऑल्दो हमने जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस नहीं करी फिर भी देख लेते हैं क्या लेवल रहा। रिवर नर्मदा फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, तो ये तो ईस्ट टू वेस्ट है, ये पहले आते हैं क्वेश्चन, ये आ चुका है कई बार। विच ऑफ द वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, तो धुआंधार, छाछी, कपिल धारा, तो ये सब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टैब्लिश इन ग्वालियर, ये भी आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। हु हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ये तो हमें पता ही है, जहाँ पर PIL आएगा वह जस्टिस PN भगवती के आएंगे। तो विच वन इज वोटेड राबी क्रॉप, तो राबी क्रॉप क्या नहीं है, पैडी नहीं है, बाकी सब ये जो है वो अभी गर्मियों की सीजन आ रहा है, यहाँ कटेगा गेहूँ, लेंटिल, दालें, चना, है ना, तो पैडी नहीं कटता, पैडी हमें पता है सर्दियों में कटता है ना। द वर्ल्ड फेमस रॉक आर्ट साइट इन इंडिया सिचुएटेड एट भीमबेटका, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। बाउंड्री लाइन ऑन मैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो सबको पता होना चाहिए, मैकमोहन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2020, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता है। स्पुतनिक 5 वाज रिसेंटली रिलेटेड टू, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, तो ये वैक्सीन है, तो ये तो पता होना चाहिए, रूस की है ये, है ना। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर, मध्य प्रदेश, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। वेयर वॉज द फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे हैंग्ड इन मध्य प्रदेश, शिवपुरी। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो मुंडक उपनिषद। Artist Shri Behor Ram Manohar Sinha, who illustrated the preamble to original constitution of India, is related to which district of Madhya Pradesh, ये थोड़ा टफ है, जबलपुर इसका आंसर है। The book name 3 decades in parliament is collection of the speeches, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है इजी था। अटल बिहारी वाजपेयी। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, ये तो पता होना चाहिए आपको, एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स। इंडिपेंडेंस इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन, तो वेरी ट्रिकी, तो 1948 में। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद, तो सबको पता होगा सरोद से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑर्गन क्या नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरेस्ट, ये तो सब है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन चीफ ऑर्गन में नहीं आता। UN adopted which of the following resolution sponsored by India, reducing nuclear danger, convention on prohibition of the use of nuclear weapons, reducing labor differences, promoting peace and harmony। तो UN ने कौन सा, देखो पीस एंड हारमोनी की वाली बात करें जो है ये नहीं है, इसके अंदर पहला और दूसरा जो है वो स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, इनको जो है रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है UN ने। Which of the following tiger reserves was awarded with the status of UNESCO Biosphere Reserve, तो है पन्ना टाइगर रिजर्व। अब आता है इन्फॉर्मेशन ने कंप्यूटर स्टोर्ड एज, तो सबको पता है डिजिटल डेटा के तौर पे। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इजी है था ये तो। Which of the following statement is false? Operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, ठीक है। Establishment of communication interaction in between hardware and software is called interface, हाँ। सॉफ्टवेयर में भी ब्रॉडली कैटेगराइज सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, हाँ, तो सब ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसफर द प्रोग्राम फ्रॉम, ये तो पता आपका, असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। डिवाइस विच इज़ यूज टू रीड ए मार्क सेंस आंसर शीट ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट इज कैरेक्टर मार्क रिकग्निशन डिवाइस, ईजी था ये भी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज सेकेंडरी स्टोरेज, सेमी कंडक्टर मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकते, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटर में इनको सब सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। विच वन इज नॉट ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स ओपन सोर्स नहीं है, ये सब है जो, ठीक है। तो ये मिराकास्ट इज वायरलेस कंटेंट स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी। When discussing technology, hotspot is a place served by public wireless access। तो पता होगा सबको hotspot क्या होता है। showcase displaying the full page as they are printed, तो इसमें control plus F2। फिर आता है out of the given alternatives choose the one which can be substituted for the sentence a song embodied religious and sacred emotions, तो उनको बोलते हैं हाइम। इजी था ये। past master is a person who इज थ्रू इन ए चूज इन फील्ड, थोरो इन ए चूज इन फील्ड, जो जिसको सब इंफॉर्मेशन पता हो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड, एनोनिमसली का नियर वर्ड इन कॉग्निशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट टू द मीनिंग बोल्ड वर्ड, एनोनिमसली तो इन कॉग्निशो। Choose the exact meaning of idiom phrase Mrs. Hashmi has been in the blues for the last several weeks। तो वो blues for the last several week का मतलब डिप्रेशन में थे। Give one substitution, one who pretends to be somebody else, जो कुछ और बनने की कोशिश करता है। Imposter, impasse means deadlock। I sold to him, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। I sold to him, said to him, why are you working so hard, तो I said का आ जाएगा I asked him why he was working so hard। ठीक है, फिर लिखा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो अब अच्छे से पता होगा सबको इनकरेजेबल, जैसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर डिमिनिश, तो डिमिनिश का इंक्रीज, एंटोनिम डिमिनिश माने खत्म होना, घटना, और डिमिनिश माने बढ़ना। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज बर्ड्स आई व्यू, तो सबको पता है बर्ड्स आई व्यू जनरल व्यू, ठीक है। तो फिर अरे भारत, अच्छा ठीक है। फिर ये हमारा जो है हिंदी में है सब, तो आपने देख लिया होगा। आज के हमारे क्वेश्चन हो गए, तो जो इसमें 150 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब मेरे को जो लगता है कि मतलब जनरली जो मेरा व्यू है कि कितने जो है इजी रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 115 जो होंगे वो ऐसे रहे होंगे जो इजी रहे, मतलब जो कर पाए होंगे आप आराम से, जो हमें पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं, मतलब हमने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा ही होगा। 115 मेरे ख्याल से आराम से आपने कर लिए होंगे, और उसके ऊपर जो रहे होंगे और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर 115 तो रहा ही होगा मेरे को लगता है, जिन लोगों ने रेगुलर पढ़ाई की होगी। बाकी मैं नहीं प्रिडिक्ट करूँगी कि कितना मेरिट रहेगा कितना नहीं, भाई कुछ नहीं कह सकते, वो तो जब टाइम आएगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। होप फॉर द बेस्ट, और आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।